स्टार्ट होगी। अच्छा, रेशोज़ जो हैं वो आपके पेपर वन का अच्छा खासा चंक है, ठीक है। क्योंकि रेशोज़ सिर्फ रेशो के क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होती, रेशोज़ जो हैं वो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। और आपके बेसिक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस में भी यूज़ होती हैं। और रेशोज़ जो हैं वो आपकी मनी एक्सचेंज के क्वेश्चंस में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। और यू कैन कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन जो भी आपके उसमें है एग्ज़ाम में, उसको भी रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेशो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है रेशो से, वो रेट का है। और रेट जो है वो भी रेशो से काफ़ी सिमिलर है। तो विच मीन्स रेशो को समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी निकाले हैं रेशो के। 90 to 95% क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आपको अगर समझ लग जाए कि एक्चुअल में रेशो है क्या, उसके बाद वो क्वेश्चन सारे इजी हो जाएंगे। बट देर इज़ ओनली वन क्वेश्चन जो कि मैंने इवन के अपने ए स्टार बच्चों को भी दिया, उनसे भी नहीं हुआ। इवन के एक बच्चा जो है वो डिस्टिंक्शन होल्डर था, उससे भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो वो मैंने अब पास पेपर से ढूंढ के निकाल लिया है। तो पहले हम रेशोज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेशो जो है वो पहले हमें समझना है कि रेशो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो की चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है। और एंड देयर इज़ ओनली वन वे पॉसिबल कि रेशो का कोई यूनिट ना हो, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान या चार क्वांटिटीज़ के दरमियान या छः क्वांटिटीज़ के दरमियान जिनके दरमियान आप रेशो निकालने की कोशिश कर रहे हो, उन सब के यूनिट सेम होने चाहिए। सो व्हाट यू कैन से इज़ रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटीज़, ठीक है, सेम क्वांटिटीज़। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशियो इज़ ए रेशो बी, ठीक है। और आप इस रेशो को ए बाय बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, विच इज़ आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि आप इसको ये कर सकते हो। रेशोज़ को फ्रैक्शंस में लिखना और फ्रैक्शंस को रेशो में लिखना ये आपके पेपर वन में नहीं आता। रेशोज़ को सिंप्लीफाई करना आपके पेपर वन में ज़रूर आता है। तो रेशोज़ को देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशोज़ है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशोज़। पहली होल नंबर्स के साथ है, सेकंड डेसिमल्स के साथ है, और थर्ड जो है वो फ्रैक्शंस के साथ है। तो पहली देखते हैं होल नंबर्स वाली। लेट्स से यू हैव 25 रेशो 245, ठीक है। रेशो की सिंप्लीफिकेशन इज़ एग्जैक्टली द सेम जैसे इक्वेशंस की सिंप्लीफिकेशन होती है, ठीक है। रेशोज इक्वेशन में आप जब सिंप्लीफाई करते हो, इफ़ यू डिवाइड ऑन वन साइड यू हैव टू डिवाइड ऑन टू द अदर साइड। इफ़ यू ऐड समथिंग ऑन वन साइड यू हैव टू ऐड समथिंग ऑन द अदर साइड एज वेल। रेशोज़ में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप डिवाइड और मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो पहले दोनों नंबर 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 5 पे डिवाइड कर दो। 25 डिवाइड बाई 5 विल बिकम 5, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, आई थिंक 49 बनता है। अब 5 और 49 कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो इसलिए 5 रेशो 49 जो है वो एज इट इज़ ही रह जाएगा। सेकंड आपके पास क्या है, डेसिमल्स की सिंप्लीफिकेशन। लेट्स से वी हैव 2.5 रेशो 0.35, ठीक है। आपने कभी भी डेसिमल्स की सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जाना, हमेशा कोशिश करो कि उसे पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपका तो मुझे पता नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ मैथ्स में, तो आई ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू फ्रैक्शंस ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। सो 2.5 इन अ फ्रैक्शन इज 25/10 रेशो 35/100, ठीक है। अब नेक्स्ट गोल जो है मेरा, जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, मेरा नेक्स्ट गोल होगा कि मैं डिनोमिनेटर को किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश करूं। तो 10 और 100 का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आएगा 100। अगर एलसीएम मेरे पास 100 है तो आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 25/10 रेशो 100 मल्टीप्लाई बाय 35/100। सर जी बेटा।
एलसीएम तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लेते? लाजमी नहीं है, इक्वेशंस के केस में भी तो आप लेते हो। वो जब हम अलजबरा पे जाएंगे ना, जब हम अलजबरा पे जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते? यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो अगर आपने उसको कहना है तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैं उसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब आप इक्वेशंस के केस में जाओगे ना, इक्वेशंस के केस में जाओगे तो इफ़ देयर आर मल्टीपल टर्म्स ऑन वन साइड तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। फिर वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो रही, रेशियोज में तो हो रही थी। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक ही मेथड पिक कर लो जिसको आप अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई कर सको। तो अक्रॉस द बोर्ड मेथड यही है कि आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके हर तरफ मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल। अब ये आपका 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम्स 250 रेशो 35, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 50 और दूसरी तरफ आपका बन जाएगा 7। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। थर्ड टाइप इज़ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस के साथ मल्टीपल टाइप्स बन सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब आप छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं वो सारी टाइप्स करूं, तो मैं एक मिक्स फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेके उसके साथ कर देता हूं। अब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल नंबर, माशाल्लाह क्या 2 लिखा मैंने, 3 होल नंबर 2/4 रेशो 4/5, ठीक है। पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 3s आर 12, 12 + 2 14/4 रेशो 4/5, ठीक है। आपका यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 20, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को 20 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 14/4 रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। यहाँ से क्या आ जाएगा 14 टाइम्स 5 इज आई थिंक 80 70, ऐसे ही है ना। मैथ चेक कर लेना, पता लगे मिसबा के सामने मेरी बेइज्जती होगी, ठीक है। मैथ चेक करते रहना साथ साथ। अब 70 रेशो 16 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 35 रेशो 4 आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशो। 35/8। शुक्र है, थैंक यू है मेरा, फिर बचा लिया। अच्छा 8 हो गया, ओके। हाँ मिसबा, मेरी मेंटल मैथ्स इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जल्दी में गलती अगर हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, विच मीन्स यही आपका फाइनल आंसर है। अब जो आपके पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो आना ही आना है, चाहे वो पेपर 1 में आ जाए चाहे वो पेपर 2 में आ जाए, वो 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन है, विच इज़ लाइक आप ये समझ लो कि जिस तरह आपके लिए पेपर एक रिलीजियस चीज़ है ना जो होनी ही होनी है, सिमिलरली वो क्वेश्चन आना ही आना है। और आपने उस क्वेश्चन को बहुत दफ़ा देखा होगा। इट्स मिनिमम 1 मार्क और अ मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क्स, सिंगल पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसके एक पास पेपर में पूरा क्वेश्चन है 5 नंबर का उस रेशियो की बेसिस पे, ठीक है, तो वो आप देख लो कि कौन सा है। आपने पास पेपर में यकीनन देखा होगा ये। वो आपसे कहता है कि ऑन अ मैप स्केल, on a map scale 25 kilometers is represented by, let's say 15 कर लो, कुछ इजी नंबर कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 45 और इसको हम कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट दिस इन फॉर्म 1/n। ये नहीं नहीं ये नहीं होगा, 1/n जो है वो आपने उसकी फॉर्म में लिखना है। अब ये जो अहमद राफ़े ने माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की बात कर दी है, उसने वो सारा कुछ जो मैंने स्टार्ट में बताया था, उसने कहा सर आप जाएं भाड़ में, ठीक है, जो मेरे दिमाग में है ना मैं वही करूँगा। यार स्टार्ट में मैंने लिखा है
कि नो यूनिट, पहली बात तो ये रेशो का नहीं होगा. सेकंड, इट विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटीज़. मसला ये है बेटा, आपके एक यूनिट किलोमीटर में है, एक यूनिट सेंटीमीटर में है, तो कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. इन ऑर्डर टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और इन ऑर्डर टू फाइंड अ रेशो, पहली बात तो ये कि आपका उनको यूनिट सेम करना लाजमी है. अब ये पहला पार्ट जो है ना, दैट वुड ईदर बी 1 मार्क और 2 मार्क. ठीक है. अगर ये अहमद का गलत भी हो जाता है ना, तो बाकी पार्ट्स इस पे अफेक्ट नहीं होंगे. वो क्यों अफेक्ट नहीं होंगे? क्योंकि वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करेंगे. लेकिन अगेन पेपर 1 है, एक एक नंबर ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले एक नंबर जो हैं वो बचा लोगे, आगे जाके कटने ही कटने हैं. कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, तो वहाँ पर एक दो नंबर कटने हैं, तो जो नहीं कट सकते प्लीज़ उसको अवॉइड करो. अब फर्स्ट ऑफ ऑल 45 किलोमीटर्स की कन्वर्जन जो है वो काफ़ी बच्चों को नहीं आती. 45 किलोमीटर्स की कन्वर्जन टू सेंटीमीटर प्लीज़ डायरेक्ट मत करें. इतने मैथ्स में ना तो आप अच्छे हैं ना ही मैं अच्छा, तो प्लीज़ अवॉइड करें डायरेक्ट कन्वर्जन को. 45 किलोमीटर की पहले कन्वर्जन करें मीटर्स में. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. तो 45 टाइम्स 1000 क्या बन गया आपके पास? 45,000 मीटर्स. ठीक है. इसके बाद इसे आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में. सेंटीमीटर्स में कन्वर्जन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100, विच मीन्स 2 ज़ीरोस और अटैच कर दें. अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है. अब आप देखो तो ये 1:n की फॉर्म में लिखना है. अब 1:n की फॉर्म में एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके लेफ़्ट साइड पे हमेशा 1 होना चाहिए और आपने हमेशा छोटी वैल्यू में कन्वर्जन करनी होती है. लाइक आप 15 सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा डेसिमल्स बन जाएंगे कि दोबारा घूम घुमा के बात यहीं पर आ जाएगी. तो हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो. तो 15 रेशो 45 एंड देयर आर 5 ज़ीरोस. ठीक है. अब सबसे पहले कोई ज़ीरोस तो है नहीं जो हम दोनों तरफ डिवाइड कर सके, सो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स विद 15. लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा. रेशो दिस विल बी 3 और बाकी के ज़ीरोस एज इट इज़. ठीक है. ये बन गया. अब मैं आपको एक और मुश्किल सी एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि 1:n का मतलब क्या है. अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं बस आपको वैसे ही बताने के लिए कर रहा हूँ. 15:25,000 इसको मैंने कन्वर्ट करना है 1:n की फॉर्म में. तो 1:n की फॉर्म में पहले मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देता हूँ. मैंने दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया. मेरे पास क्या आया? 3:5000. अब देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो इसको 3:5000 पे छोड़ देंगे कहते हुए कि ये रेशो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. बेटा यू आर वेरी करेक्ट कि रेशो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, बट द प्रॉब्लम इज़ कि एग्जामिनर ने आपको कहा है कि आपने 1:n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स देर हैज़ टू बी 1 ऑन द लेफ्ट साइड. वो होना चाहिए. अब उसके लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना लाजमी है आपके लिए. नाउ दिस विल बिकम 1. पेपर 1 है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें. ये आपका आंसर हो जाएगा. जी इसमें किसी को मसला है अभी तक तो प्लीज़ पूछ लें. सर ये जो पिछला क्वेश्चन था, ये अगर 1 मार्क का है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे. मसला ये है कि अब्दुल्ला बेटा, स्टार्ट में ना ये जो मैंने कन्वर्जन करके दिखाई है 45 किलोमीटर्स टू मीटर फिर सेंटीमीटर, ये पेपर 1 में तो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है. यू कैन जस्ट राइट 45 किलोमीटर इज इक्वल टू 4.5 मिलियन, लिख सकते हो डायरेक्ट. लेकिन बेहतर क्या है, गलती करो या उसको अवॉइड करके, आई थिंक 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगे होंगे. 15 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला.
पेपर में बहुत टाइम होता है, तो आप आराम से बैठ के कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। और दूसरा, वर्किंग हम अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इवन फॉर अ 1 मार्क एक चीज़ होती है सब्सिक्वेंशियल वर्किंग, जो मार्किंग स्कीम में लिखी होती है। तो वो सब्सिक्वेंशियल वर्किंग जो है इवन फॉर द 1 मार्क इज़ रिक्वायर्ड एज वेल। अगर नहीं करोगे तो वो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, बेशक आंसर ठीक हो। हमें स्कूलों में यही बताया जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर लिख दे, काम हो जाएगा। लेकिन जो आपको नहीं बताया जाता वो यही है कि सब्सिक्वेंशियल वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। तो 1 मार्क के लिए आपको वर्किंग शो करनी है, ठीक है? ओके सर। ओके सर जी बेटा। क्या कहते हैं, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूलाज थे ये आपने कवर करवा दिए हैं नहीं या बेटा, अभी अभी आगे? करने, अभी होंगे, अभी होंगे, अभी होंगे। अभी हमने सिर्फ एचसीएफ एलसीएम किया है, परसेंटेजेस किए हैं, फाइनेंस किया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? हमने इस तरह की चीज़ें अभी सर की हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज पे कब आएंगे? अभी रेशोज़ पे हैं, उसके बाद वेरिएशंस पे जाएंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी है, फिर उसके बाद अलजेब्रा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, मनी पढ़ा हुआ है, फाइनेंस पढ़ा हुआ है। आप, मुझे पता है कि आपका डर जो है वो बेसिकली अलजेब्रा ही होगा, लेकिन बेटा अलजेब्रा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज समवेयर अराउंड 25 मार्क्स ऑफ योर पेपर 1 एंड 10 to 12 मार्क्स ऑफ योर पेपर 2। मैं पढ़ रही हूँ जहाँ से ओ लेवल्स, वहाँ पर डायरेक्ट क्या कहते हैं अलजेब्रा क्वाड्रेटिक फार्मूलाज वगैरह यही शुरू करवाया है। माशाल्लाह, चलें आप, मेरा ख्याल है आई थिंक आप तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त करें और इवेंचुअली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने अभी तक बात की है 2 रेशोज़ की, ठीक है? अब जो अगली बात है वो है 2 रेशोज़ एंड कंबाइनिंग दोज 2 रेशोज़, ठीक है? ये भी आपके पेपर 1 में 2 से 3 दफ़ा आ चुका हुआ है कि आपने रेशोज़ को कंबाइन कैसे करना है। सो लेट्स से आपके पास एक रेशो है ए, वेरिएबल्स क्यों लिख रहा हूँ, एक रेशो है आपके पास 3:5 जो कि रेशो है ए रेशो बी की, एंड आपके पास गिवन है सी रेशो बी दैट इज 7 2:7, ठीक है? अब इसमें वो कह रहा है कि राइट योर आंसर इन ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है? अगर वो ये ना भी कहता ना कि मैंने ए रेशो बी रेशो सी में लिखनी है, तो तब भी अगर आप देखो तो दोनों रेशोज में देयर इज ओनली वन कनेक्टिंग पॉइंट दैट इज बी, ठीक है? लेकिन अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी लिखूं तो ए रेशो बी इज 3:5 एंड बी रेशो इज 7:2। अब इन दोनों के कंबाइन करने के लिए व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दीज टू नंबर्स शुड बी द सेम, ठीक है? दीज टू नंबर्स शुड बी द सेम। अब अगर इन दोनों नंबर को आप सेम बनाना चाहते हो, पहली रेशो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से मल्टीप्लाई, और सेकेंड रेशो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो आपकी नई रेशियोज क्या बन जाएंगी? 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 21, 7 टाइम्स 5 इज 35। Similarly 5 times 7 is 35 and 5 times 2 is 10. अब अगर आप देखो तो the common connecting point is the same. So now you can write this as a single ratio which is 21 ratio 35 ratio 10. जी, इसमें अगर कोई मसला है कंबाइनिंग रेशियोज में तो प्लीज़ पूछ लें। सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते कि जो 3 है उसके नीचे x कर दें नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि बी और सी का आपस में कनेक्शन है, ए और बी का आपस में कनेक्शन है, ए का सी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं ना।
ए बी को सर अगर हाँ बोलो। अगर हम वैल्यू ए की वैल्यू ढूंढें when p is equal to 7 ए की तो फिर वो मतलब अच्छा ठीक है, ए की वैल्यू Direct proportion method एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ए की वैल्यू ढूंढ लेते हैं व्हेन बी इज इक्वल टू 7, ऐसे ही। बट द प्रॉब्लम इज कि ए की वैल्यू तो आप ढूंढ लोगे व्हेन बी इज इक्वल टू 7, बट एट द सेम टाइम दैट बी वो डेसिमल्स में आएगी, बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो ना, फ्रैक्शन आप ये कहना चाह रहे हो कि रेशियोज जो हैं वो आप फ्रैक्शंस में छोड़ सकते हो। जो हमने ऊपर सिंप्लीफिकेशन देखी है, उस सिंप्लीफिकेशन का पर्पज़ ही ये था ना कि आपने उसको होल नंबर्स में छोड़ना बेटा, उसको आप फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते, तो दोबारा फिर वो घूम घुमा के बाद वहीं आ जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हो कि 3 जब 5 है तो x होगा जब 7 होगा भी, तो वो एंड पे बात वहीं आ जाएगी, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दैट, ठीक है, वो बात एंड पे वहीं आ जाएगी। ठीक है अब्दुल्ला, सर हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन का तभी छोड़ सकते हैं जब वो 1 रेशो समथिंग कहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, जब वो 1 रेशो n कहेगा तब आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। और वो भी मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कहा था, पेपर में आई थिंक फॉर श्योर जो है वो आपको क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें वो डिवीजन पॉसिबल होगी, ठीक है, वो डिवीजन पॉसिबल होगी इवेंचुअली इंशाल्लाह, बट डेसिमल हाँ तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन में छोड़ दो, डेसिमल में नहीं, प्लीज़ डेसिमल में नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब्दुल्ला समझ लगी वो क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते? यस सर अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे चल के लेट्स अंडरस्टैंड कि रेशियोज अपार्ट फ्रॉम दिस हैं क्या, ठीक है। रेशियोज इज एक्चुअली अ कंपैरिजन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, बट रेशियोज में एक और जो चीज़ है, लेट्स से ए रेशो बी एक चीज़ है, तो ये रिप्रेजेंट करती है पार्ट्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंटिटीज। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूँ अ क्लास हैज़ 35 girls and 50 boys. Write a ratio of girls to boys, ठीक है। बिफोर राइटिंग अ रेशो प्लीज़ पैटर्न देख लें, बिकॉज पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो गर्ल्स टू बॉयज़ के केस में गर्ल्स पहले आएंगी, बॉयज़ बाद में आएंगे। अच्छा आप इसको करते हो 35 रेशो 50, इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दोगे, तो दैट्स 7 रेशो 10। अब ये 7 रेशो 10 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 7 पार्ट्स of a class are owned by girls and 10 parts are owned by boys, ठीक है। अब इन पार्ट्स की मुझे एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, आप वो भी देख लें। ₹1000 is to be divided between two friends in a ratio 2:5, in a ratio 2:3 के लिए, ठीक है। फाइंड द लोएस्ट शेयर,
मैं स्टार्ट में वेरी बेसिक मेथड से चल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई हाई लेवल मेथड नहीं यूज़ कर रहा। तो पहले बेसिक मेथड से सीख लो, उसके बाद हम हायर मेथड पे चलेंगे, या फिर आपको ऑलरेडी भी आता हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहले आप देखो कि जो आपकी अमाउंट है वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होनी है। आपकी जो अमाउंट है वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? 2 + 3, 5 पार्ट्स में। तो आप ये समझ लो कि ये आपके पास वो टोटल अमाउंट है, पैसे तोड़ने नहीं है, वैसे ही टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट को आपने 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक बंदा 2 पार्ट्स ऑन करता है और दूसरा बंदा 3 पार्ट्स ऑन करता है, ठीक है। आपको इवन दो हायर मेथड आता भी है, लेकिन ये पार्ट्स वाली लॉजिक बहुत ज़रूरी है। एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 5, तो एक पार्ट की वैल्यू 1000 डिवाइड बाय 5 विच इज़ 200। तो अगर इस पार्ट की वैल्यू 200 है तो इस पार्ट की वैल्यू भी 200 होगी, इसकी भी 200 होगी, इसकी भी 200 होगी, इसकी भी 200 होगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लोएस्ट शेयर। तो लोएस्ट शेयर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। तो या तो आप 2 × 200 कर दो, दैट विल स्टिल कम आउट टू बी 400, या फिर आप दोनों पार्ट्स को सेपरेटली ऐड कर लो, इट विल स्टिल कम आउट टू बी 400। ये होगी आपकी लोएस्ट पार्ट की वैल्यू। बट इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ फॉर्मूला जो जेनेरिक फॉर्मूला हो और वो हम जहाँ चाहें यूज़ कर सकें, उस केस में आप क्या करोगे? आप करोगे पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू, कोई भी नहीं ये हमने फॉर्मूला बनाया ही नहीं है, ये आप ऑलरेडी यूज़ करते रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आप लोग यूज़ करते रहे हैं। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, उस पिज़्ज़ा में 16 स्लाइसेस थे। मैंने हाफ पिज़्ज़ा खा लिया, हाफ पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, मैंने ये ईटन है। मुझे बता सकते हो उस हाफ पिज़्ज़ा की फ्रैक्शन क्या होगी जो मैंने खाया? 1/2। 8/16। सिंपलर फॉर्म में अब्दुल्ला, सिंपलर फॉर्म में इट्स 1/2, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि मैंने पिज़्ज़ा के कितने स्लाइसेस खा लिए हैं, तो कैसे फिगर आउट करोगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट इज 8 स्लाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहता हूं कि जो मेरी ईटन की फ्रैक्शन है दैट इज 3/8। चलो पहले वाली में तो आप कह सकते थे सर आपने हाफ बताया हुआ है, 16 का हाफ तो 8 ही होता है, तो उसके लिए तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा जो खाई है दैट इज़ 3/8, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कितने स्लाइसेस खा लिए? उस केस में भी आप यही करोगे, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 16 विच विल कम आउट टू बी 6, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो कि 3/8 जो है वो टेक्निकली क्या है? इट्स अ रेशो, इट्स अ रेशो विच इज़ 3/8। इसमें 3 पार्ट्स किस चीज़ के हैं? उस पिज़्ज़ा स्लाइसेस के जो मैंने ईट कर लिए, एंड 8 आर द टोटल पार्ट्स। तो लाजमी नहीं है कि इट इज़ ऑलवेज द कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट पार्ट्स, इट कैन बी अ कंपैरिजन बिटवीन अ स्मॉलर एंटिटी एंड द होल एंटिटी एज वेल। तो यहाँ पर 3 जो हैं वो मेरे ईटन स्लाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 8 है वो मेरे टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूलाज को देखो, जो मैं फॉर्मूला देखो जो हमने भी लिखा है,
इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या ढूंढना था? लोएस्ट शेयर। हमने लोएस्ट शेयर ढूंढना था। लोएस्ट शेयर के पार्ट्स कितने हैं एज पर द रेशियो? दैट इज 2 पार्ट्स divided by what are the total number of parts? 5. What is the amount that we want to share? That is 1000 rupees. तो आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये क्या बन जाएगा? 400 रुपीज़। आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। अब आप कह रहे होंगे सर आपने ये समझा दिया और ये तो ऑलरेडी हमें पता था कि हमने ऐसे ही करना है, तो अभी भी आप ये बताएं कि ये पार्ट्स वाली जो लॉजिक है ये एग्जैक्टली कहाँ पर यूज़ होगी? तो पार्ट्स वाली लॉजिक जो है वो एग्जैक्टली इस सिचुएशन में यूज़ होने लगी है। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कह रहा है कि अली रिसीव्ड ₹45 out of the total amount which was divided in a ratio 2:7। ठीक है, as Ali to Ahmed। Find total amount। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है? टोटल अमाउंट तो आपको पता ही नहीं। आपको टोटल अमाउंट तो पता ही नहीं है। आपको यहाँ पर पता क्या है? आपको यहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं पता। आपको ये पता है कि अली के 2 पार्ट्स हैं, अहमद के 7 पार्ट्स हैं। सर इसको डिवाइडेड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। ना सब्र तो करो, सब्र तो करो। और आपको ये भी पता है कि जो अली को अमाउंट रिसीव हुई है दैट इज़ 45 रुपीज़। ठीक है, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि टोटल अमाउंट कितनी है। अब इसको दोबारा उसी सिचुएशन में देखते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो वापस वैसे ही सिंप्लीफाइड रहें। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए इस केस में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9। 2 आर ओन्ड बाय अली एंड 7 आर ओन्ड बाय अहमद। क्या मुझे एक पार्ट की वैल्यू पता? मुझे वो एक पार्ट की वैल्यू नहीं पता। वो मुझे एक पार्ट की वैल्यू कैसे पता लगेगी? मुझे ये पता, मुझे 2 पार्ट्स की वैल्यू पता है। मुझे एक पार्ट की वैल्यू नहीं पता, मुझे 2 पार्ट की वैल्यू पता है। और वो मुझे कैसे पता लगा कि मुझे 2 पार्ट की वैल्यू पता है? क्योंकि अली का शेयर 45 रुपीज़ है और अली का रेशो में जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स हैं। तो विच मीन्स 45 रुपीज़ जो हैं वो 2 पार्ट्स की वैल्यू है। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 45 डिवाइडेड बाई 2, 22.5। अब मेरे पास एक पार्ट की वैल्यू आ गई है। अब चाहे तो वो मुझे कहें अहमद की पार्ट फाइंड कर दें, मैं सिंपल 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा। अगर वो मुझे कहें कि टोटल अमाउंट फाइंड कर दें तो मैं 22.5 को मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा। तो अब क्वेश्चन मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया अगर मुझे 1 पार्ट की वैल्यू पता लग गई है तो अब मैं क्या करूंगा? मैंने भी तो यही बोला था। बिल्कुल बेटा, आपने कहा था 7 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसने कहा था टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो वो मैंने कहा था 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बेटा मल्टीप्लाई बाय 7, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कहते हो तो मैं बता दूंगा। नहीं 7 जी 7 ही बोल रहा था अहमद के पार्ट। हाँ, तो अब इसको बता दो 9 मल्टीप्लाई बाय 22.5 क्या होता? 9 मल्टीप्लाई बाय 22.5 इज 202.5। तो बेसिकली एक्चुअल में जो अमाउंट डिवाइड हुई थी वो 202.5 थी। ठीक है, कोई मसला है इसमें? अहमद? नहीं सर। वेरी गुड अब्दुल्ला। अहमद बेटा आपको कोई मसला? शयान आपको कोई मसला? मिसबा बेटा अगर आप अभी भी हैं तो आपको कोई मसला?
आई थिंक शी हैज़ लेफ्ट राइट, वो चली गई है ना? हाँ चलो ओके। अच्छा आगे चलते हैं। अब आपके पास इंक्रीज्ड रेशोज़ और डिक्रीज्ड रेशोज़ भी हैं आपके उसमें उसमें लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन 1000 रुपीज़ is increased by 5:3. Find new value. ठीक है। अब जो इंक्रीज रेशो है ना, उसमें हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखी होगी, छोटी वैल्यू बाद में लिखी होगी, और डिक्रीज रेशो में हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखी होगी और बड़ी वैल्यू बाद में लिखी होगी। अगर ना लिखी हो तो अपनी मर्ज़ी से इसको अरेंज कर लें। ठीक है, अगर ना लिखी हो तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर लें, क्योंकि अगर इंक्रीज रेशो है तो वो 3:5 नहीं हो सकती। ठीक है, इंक्रीज तो तभी होगा अगर 5:3 होगा, क्योंकि आपकी फ्रैक्शन जो है इंक्रीज्ड वैल्यू आपको तभी देगी इफ़ इट्स ग्रेटर देन 1। एंड व्हाट आर द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं कि न्यूमरेटर हैज़ टू बी हायर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिक्रीज्ड वैल्यू आपको कब मिलेगी? इफ़ यू हैव अ रेशो विच इज़ स्मॉलर देन 1। और स्मॉलर देन 1 रेशो कैसे होगी? इफ़ योर न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर। तो आप इसको रेशो को अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हो। तो इस केस में इट्स सिंपल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। यहाँ से आपको जो भी आंसर मिल जाए दैट वुड बी इट। ठीक है, अब वो एक क्वेश्चन जो है वो मैंने रखा हुआ था। ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ज़्यादा मुश्किल ना हो, कर सको। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। ट्रेवर हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 54 टॉय व्हीकल्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज 24 आर कार्स, 12 आर वैन्स एंड द रेस्ट आर ट्रक्स। ठीक है, राइट द रेशियो ऑफ कार्स टू वैन्स टू ट्रक्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहले तो देखो कि आपके पास ट्रक्स कितने बनते हैं। फाइंडिंग ट्रक्स इज़ वेरी इजी, इट्स 54 minus 24 minus 12 which is 18 ट्रक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है आपने सिंपल रेशियो फाइंड करनी है कार्स टू वैन्स टू ट्रक, विच मीन्स आपकी कार जो है वो पहले होनी चाहिए विच इज़ 24, रेशो आपकी वैन्स होनी चाहिए विच इज़ 12, रेशो आपके ट्रक्स होने चाहिए विच आर 18। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, आई थिंक ऑल साइड्स बाय 3 आई थिंक, तो 6 से भी हो सकती थी। चलो कुछ नहीं होता, अगली दफ़ा कर लेंगे। 9 हो गया नहीं सॉरी 6 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब आप डिवाइड बाय 2 कर लो। हाँ, तो ये 4:2:3 हो गया। सो दैट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अच्छा वो कह रहा है कि ट्रेवर डिसाइड्स that it is time to reduce his collection of vehicles। तो उसने कुछ कार भी बेच दिए, कुछ वैन भी बेच दी और कुछ ट्रक भी बेच दिए। He finds the ratio of cars to vans to truck is now 2:2:1। ये रेशो कब एग्जाम में आया हो सकता है, मैंने दिया हो। ये जो आपकी, नहीं सर की चलो अच्छी बात है, ये रेशो आपकी कब है? पहले है या बेचने के बाद है? बेचने के बाद है, बेचने के बाद है। ये नीचे वाली बाद में है। ठीक है, ये आपकी बाद की रेशो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फाइंड CV&T दैट ही हैज़ सोल्ड, जो उसने बेच दिए हैं। अब उसकी बेचने की कंडीशंस देख लें क्या है। एट लीस्ट वन ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल इज सोल्ड, विच मीन्स अगर ट्रक पहले 18 थे तो अब 18 नहीं है, 17 हो सकते हैं। 12 थे अगर वैन्स
तो अब 12 नहीं है बट इट कैन बी 11। जो कार्स थी वो अब 24 नहीं है, इट कैन बी 23। नीचे जितना जाना चाहे बेच सकते, बट इट हैज़ टू बी मैक्सिमम ऑफ 23। 24 वापस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 24 वापस हो जाएगा इसका मतलब ये है कि उसने कार्स तो बेची ही नहीं। तो आपने ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि एक चीज़ बेची लाजमी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ व्हीकल्स। जो उसने बेची हैं उसका स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड नहीं करना। ठीक है, क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड नहीं करना। अच्छा, अब इसके लिए कुछ बच्चों ने क्या किया, उसने कहा यार अच्छा ठीक है, एक एक तो बेचनी लाजमी है, तो 18 में से 17 ट्रक रह गए होंगे, 11 वैन्स रह गई होंगी और 23 कार्स रह गए होंगे। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एक एक बेची होगी सारों की। ठीक है, मसला ये है कि वो जब एक एक बेचने के बाद नए नंबर्स क्या बनते हैं, 23, 11 और 17। उनको सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी रेशो 2:2:1 नहीं बनती। ठीक है, आपको तो उसने बता दिया ना कि आफ्टर सेलिंग एवरीथिंग और सेलिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर्स, उसके पास जो अब रेशो बच गई है वो ये है। तो मैं इस रेशो को शुरू करता हूँ, मैं इससे रिवर्स वर्किंग शुरू करता। 2:2:1, ये मेरी कार्स हैं, ये मेरे वैन्स हैं और ये मेरे ट्रक्स हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये 2:2 और रेशो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? एल्स जबकि कार्स और जो वैन थे वो सेम क्वांटिटी होगी और ट्रक्स कम। ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एक और चीज़ भी है जो रिप्रेजेंट कर सकता है, शायद एलसीएम नहीं, कुछ और है। अच्छा इसी कुछ भी नहीं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास ये क्वांटिटी बच गई है। इज इट अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास 2 ही कार बच गई हो, 2 ही वैन बच गई हो और एक ट्रक बच गया? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, ये रेशियो है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो हो सकता है कि मेरे पास सारी मैंने बेच दी, 22 की 22 कार्स ही बेच दी। ठीक है, जो वैन्स थी मेरे पास 12, उसमें से 10 बेच दी, ट्रक 17 के 17 बेच दिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये मेरे पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑल दीज टॉयज़ हैं। तो इससे नेक्स्ट बिगर वैल्यू कौन सी होगी? मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 4:4:2। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? जो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी ऑल ऑफ दोज वर इवन नंबर्स, तो मैं इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो उसने अभी कितनी कार्स, वैन्स और ट्रक्स बेचे हैं? अभी भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो उसने बेची हुई हैं। तो अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई करता जाऊँ, आई थिंक आई विल इवेंचुअली गेट टू अ वैल्यू जो मेरी एक्चुअल रेशो के इक्विवेलेंट होगी। तो अब मैं एक और नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस दफ़ा मैं दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम्स 8, 8 एंड 4, ये बन गया। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स कितनी बेच सकता हूँ? अगर मैंने मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स में कितनी, मिनिमम 1 बेच सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस वैन्स को किसी तरह 10 तक ले जाऊँ, किसी तरह 10 तक ले जाऊँ, तो आई थिंक इट वुड बी अ डिसेंट नंबर। ऐसे ही अब मैं इसको जो है वो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, इस दफ़ा मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो आई हैव 10 कार्स, 10 वैन्स एंड आई हैव 5 ट्रक्स। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो मैं इससे ज़्यादा, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? आई विल हैव, फिर 12 आ जाएगा और फिर 12 अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये रेशो हो सकती थी, ये रेशो हो सकती थी, लेकिन इसका मसला क्या है, वो राफे ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही फिगर आउट किया कि मेरे पास इनिशियल वैन्स भी 12 थी
और मेरे पास फाइनल वैन्स भी 12 हो जाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनिशियल वैन्स 12 और फाइनल वैन्स 12 पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन एक ना एक तो मैंने बेची है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर अगर ये 12 नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 10 होगी। इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर वैन्स कैन बी 11 एज वेल, वाई इज इट 10। अब यहाँ पर 2 का रेशियो बिल्कुल, क्योंकि 2 का रेशो है, 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो 11 नहीं बन सकता अनलेस मैं उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं उसको 5.5 से मल्टीप्लाई तो कर दूं, अब मैंने आधा ट्रक बेचा होगा नहीं, विच मीन्स कि दिस इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टॉयज जो मेरे पास रह गए होंगे। मैंने स्टार्ट किससे किया था? 24, 12 और 18 से। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कार वैन्स एंड ट्रक्स जो उसने बेच दिए। इनिशियली उसके पास कितने थे? 24 कार्स थी, कितनी बेची उसने? तो 10 रह गई, 14, विच मीन्स कार की वैल्यूज 14 है जो उसने बेच दी। वैन्स उसके पास कितनी रह गई? 10, कितनी वैन्स बेची उसने? 2 वैन्स बेच दी। इनिशियली ट्रक कितने थे उसके पास? 18, रह कितने गए? 5, तो 18 माइनस 5 13, विच मीन्स उसने 13 ट्रक्स बेच दिए। इसमें मसला है तो बताओ। सर हमें कैसे पता ये 10 10 और 5 बाकी जो हमने बाकी मल्टीप्लाई करके उसने अब्दुल्ला यहाँ पर लगा दिया है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो उसके पास रह गए हैं। ठीक है, मतलब जो उसने बेचे हैं, अच्छा मतलब उसने ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बेचने हैं। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए उसे ये रेशो भी मेंटेन रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, उसने कम से कम बेचे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा, हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसने बेचे होते तो वो 2 to 1 होता, उसने कम से कम बेचे हैं कम और से ये कम बेचे हैं, रेशियो हमने और ये maintain रेशो भी किया। मेंटेन रखी है। तो अगर हम कोई भी इसको 4 4 2 वाला रेशियो रखते तो उसके ज़्यादा बिकते ज़्यादा बिकते, हाँ, तो इसलिए हमने उसको एवेंचुअली ऊपर लेके जाना है। तो उसने खुद कह दिया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन थी किसकी? जो उसने बेचे हैं उनकी। सो इन ऑर्डर टू सेल मोर वी हैव टू, इन ऑर्डर टू सेल लेस वी हैव टू इंक्रीज द रेशो। तो इसलिए हम रेशो बढ़ाते गए, लेकिन रेशो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो वो वापस जो है वो वैन्स की क्वांटिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी ओरिजिनली थी, और जबकि ऐसा है नहीं, उसने कुछ ना कुछ लाजमी बेचा। ठीक है, शयान, राफे, कोई मसला? ठीक है, आई थिंक सर ये वाला क्वेश्चन था जो आप हाँ, ये वाला, बिल्कुल ये वाला सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। इससे मुश्किल रेशियोज का क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब मेरी डिस्टिंक्शन पक्की मतलब मैंने ये कहा है कि जब अपने टाइम पे आया था तब का मुश्किल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब तो मैंने करवा दिया ना, ये दोबारा तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये नहीं है कि रेशियोज को जो यूज़ करना है वो आप उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सर मैथ्स में कभी भी रिपीट नहीं, मैथ्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ करते। टाइप्स रिपीट होती हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ करते। और सर इस्लामियत और पाक स्टडीज़ में ऐसा था कि जितना रीसेंट होगा उतना कम लाइकली होगा तो आप टाइप्स कह रहे हैं मैथ्स में भी कुछ ऐसे होता है कि रिसेंटली जो टाइप आई हो वो ना आए या नहीं नहीं नहीं, कम मैथ आए में उल्टा है। मैथ में उल्टा है कि जो रीसेंट टाइप है ना वो आने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, अच्छा क्योंकि जिस तरह इसने 2017 में एग्जामिनर ने स्केटर प्लॉट को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो स्केटर प्लॉट अगले 2 साल आता रहा। स्कैटर प्लॉट क्या होता है सर वो बताऊंगा बाद में।